हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लोज टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले जो है मध्यकालीन भारत का 12 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य का शासनकाल जो है 1336 से 1650 तक माना जाता है, ठीक है। अगर विजयनगर का मतलब देख ले तो विजय का मतलब हुआ जीत, और शहर नगर का मतलब शहर, मतलब जीत का शहर। विजयनगर का मतलब जीत का शहर हुआ। तो आइए ये चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था, जो कि 5 भाइयों के परिवार के अंग थे, ठीक है। और आधुनिक कर्नाटक होता है, वहां कंपली नामक स्थान पे ये पहले मंत्री रह चुके थे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है। एक जो है एक मुस्लिम विद्रोही को जो है शरण देने के कारण तुगलक वंश का शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है, वो जो है कंपली पे आक्रमण करता है और हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को जो है कैद कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये दोनों भाई जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल करने के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक प्रसन्न हो जाता है और इनको कैद से मुक्त कर देता है। उसके बाद क्या करता है, ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना मंत्री बनाकर जो है फिर दोबारा कहाँ भेजता है, कंपली में भेजता है। कंपली आते हैं ये दोनों भाई और जो है संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः जो है हिंदू बन जाते हैं और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था बैकग्राउंड। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए, स्थापना के बारे में देख लेते हैं। तो स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। और 14वीं सदी में, ये भी याद रखिएगा। ये देखिए, ये डेट्स भी पूछा जाता है। उसके बाद से जो है सदी भी पूछा गया है एग्जाम में, तो आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। स्थापना जो है हरिहर और बुक्का दो भाई मिलकर करते हैं, 1336 ईस्वी में करते हैं, 14वीं सदी में करते हैं, ठीक है। उसके बाद राजधानी देख लेते हैं। तो पहले राजधानी जो है अनेगुड़ी होती है, फिर विजयनगर, और विजयनगर जो हम्पी में स्थित है यहाँ होती है। हम्पी जो है बेल्लारी जिला में स्थित है, ठीक है। हम्पी जो है कर्नाटक का जो बेल्लारी जिला है वहां पे स्थित है। ये भी क्वेश्चन वन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा कि हम्पी की स्थिति कहाँ है। तो हम्पी की स्थिति बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। राजभाषा के बारे में देख लेते हैं। तो इनका राजभाषा जो था वो तेलुगु था, ठीक है। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य में हमें 4 वंश देखने को मिलते हैं। कौन कौन से वंश, तो आइए देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में हमें संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और आर्विडु वंश, ये 4 वंश देखने को मिलते हैं। तो देखिए, वंश का क्रम आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। पहले संगम वंश आया था, उसके बाद सालू, उसके बाद तुलु, उसके बाद आर्विडु। इसको आप एक ट्रिक शशांक आर से याद रख सकते हैं। शशांक आर मतलब संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और आर से आर्विडु वंश, ठीक है। तो ये क्रम निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। शशांक आर करके ट्रिक थोड़ा लगा लीजिएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं प्रथम वंश संगम वंश के बारे में, ठीक है। संगम वंश के बारे में पहले देखते हैं। तो देखिए, संगम वंश की स्थापना जैसे कि मैंने बता दिया है, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में किया था। इस नाम का वंश संगम वंश क्यों पड़ा था, क्योंकि अपने पिता के नाम पर हरिहर और बुक्का ने इस वंश का नाम संगम वंश रखा था। संगम वंश का शासनकाल देख ले तो इनका शासनकाल जो है 1336 से 1485 तक माना जाता है, ठीक है। अब आइए इसके शासक के बारे में पढ़ लेते हैं।
हरिहर प्रथम, हरिहर प्रथम जिसका शासनकाल 1336 से 1356 तक है। तो हरिहर प्रथम से आप लोग हरिहर ये कोई दूसरा नहीं था, ये हरिहर ही था, ठीक है, ये था। हरिहर प्रथम के बारे में देख लेते हैं। तो मदुरा विजय हेतु 2 सेना भेजता है। मदुरा विजय हेतु जो है 2 सेना भेजता है, एक कुमार कंवल के नेतृत्व में और दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। अब देखिए होता क्या है, कुमार कंपन जो है मदुरा को जीत लेता है और विजयनगर साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा हुआ है कि मदुरा विजय हेतु 2 सेना भेजी थी, कुमार कंपन के नेतृत्व में जो सेना भेजी थी वो क्या करता है, मदुरा को जीत लेता है। अब देखिए कुमार कंपन की पत्नी कौन होती है, गंगा देवी। कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी होती है, जो एक साहित्य की रचना करती है जिसका नाम कौन सा है, मदुरा विजयम। तो ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है कि मदुरा विजयम की लेखिका मतलब किसकी रचना है, तो गंगा देवी की रचना है, जो कंपन की वाइफ होती है। और देखिए इसी के समय से बहमनी साम्राज्य से युद्ध प्रारंभ होता है, मतलब हरिहर प्रथम के समय से ही ये बहमनी साम्राज्य, यहाँ पे मैं ड्राइंग थोड़ा बाद में देखते हैं क्लियर करने के बाद। बहमनी साम्राज्य जो होता है ये अपना विजयनगर साम्राज्य हो गया। ये मैंने जो है कृष्णा नदी को दिखाया हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे ये तुंगभद्रा नदी हो गया, ये उसके नीचे जो है ये अपना विजयनगर साम्राज्य था और इसके ऊपर जो है बहमनी साम्राज्य का वर्चस्व था, ठीक है। तो इसी समय से जो है ये बहमनी साम्राज्य से युद्ध शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद आइए बुक्का प्रथम को देख लेते हैं। तो देखिए बुक्का प्रथम का शासनकाल देख ले तो 1356 से 1377 तक माना जाता है, ठीक है। अब इसमें केवल 2 पॉइंट है जो ध्यान रखने योग्य है। देखिए इसने जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। बुक्का प्रथम जो है वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी, तो बुक्का प्रथम ने। एक और पॉइंट है इससे रिलेटेड कि चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजा। ये बुक्का प्रथम जो था वो चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग बुक्का प्रथम से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट शासक के बारे में देख लेते हैं, हरिहर द्वितीय के बारे में, ठीक है। तो हरिहर प्रथम हो गए, ये हरिहर द्वितीय बुक्का प्रथम के जो पुत्र होते हैं, ठीक है। इनका शासनकाल जो है पिता की मृत्यु के बाद ये गद्दी पे बैठते हैं, इनका शासनकाल 1377 से 1404 तक होता है। इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा कि हरिहर द्वितीय ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, जो कि पहली बार इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। इनसे पहले कोई भी विजय साम्राज्य का शासक जो है महाराजा धीराज का उपाधि धारण नहीं किया था। तो एक पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला। हरिहर द्वितीय जो है काफी शक्तिशाली शासक था। इसने जो है श्रीलंका के राजा से भी कर वसूला था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा कि वो कौन सा शासक था जो श्रीलंका से भी के राजा से भी कर वसूला था, तो कौन था, हरिहर द्वितीय। अब देखिए इसका नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, बहमनी से गोवा और बेलगांव को भी छीन लिया था। ये बहमनी जो राज्य था, कृष्णा नदी के ऊपर जो है बहमनी राज्य था, इससे जो है यहाँ पे गोवा की स्थिति जो थी, गोवा और बेलगांव दोनों को छीन लिया था, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे कि हरिहर द्वितीय ने जो है
बहमनी साम्राज्य से गोवा और बेलगाम को भी छीन लिया था। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में। तो देवराय प्रथम, जिनका शासनकाल जो है 1406 से 1422 तक माना जाता है। देवराय प्रथम के बारे में देख लेते हैं। तो तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर सिंचाई के लिए बांध बनवाया। देवराय प्रथम जो था वो तुंगभद्रा नदी और हरिद्रा नदी पर जो है सिंचाई के लिए बांध बनवाया था। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है जो देवराय प्रथम से पूछा जाता है इसके बारे में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, कि इटली यात्री निकोलो कॉन्टी इसी के समय भारत आया था। इसी के समय विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, विजयनगर आया था। कौन? इटली यात्री निकोलो कॉन्टी। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लोग निश्चित रूप से स्टार लगाकर याद रखिएगा, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली यात्री निकोलस कॉन्टी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट शासक के बारे में, देवराय द्वितीय के बारे में। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था देवराय द्वितीय जो था, वो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था। अब नेक्स्ट इसके भी शासक काल में कुछ जो है यात्री आते हैं बाहर के, तो ये देख लेते हैं। फारसी यात्री अब्दुल रजाक इसी के समय भारत आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फारसी यात्री जो अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में भारत आया था, या अब्दुल रजाक कहाँ का रहने वाला था? तो आपको जो है देखिए, निकोलस क्वांटी सॉरी अब्दुल रजाक जो देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था, उसके अनुसार जो है पुलिस वालों की वेतन जो है वैश्यालय से दिया जाता था। मतलब विजयनगर साम्राज्य में जो है पुलिस वालों का वेतन वैश्यालय से दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और याद रख सकते हैं आप लोग कि तेलुगु कवि श्रीनाथ इसी के दरबार में रहते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो ये निश्चित रूप से आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट शासक कौन होता है? मल्लिका अर्जुन। देवराय द्वितीय के बाद शासन की बागडोर जो है मल्लिका अर्जुन संभालता है संगम वंश में। तो इससे जो है प्रश्न ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, केवल एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो प्रौढ़ देवराय जो है मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है। प्रौढ़ देवराय मल्लिका अर्जुन को कहा जाता है। तो ये निश्चित रूप से आप लोग पॉइंट याद रखेंगे। और उसके बाद जो संगम वंश का अंतिम शासक होता है कौन? विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक होता है। ठीक है, तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में किया था। ठीक है, जिसकी राजधानी जो है अनेगेडी विजयनगर हम्पी में थी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं राजभाषा जो है तेलुगु थी। हमें जो है विजयनगर साम्राज्य में चार वंशों के बारे में वंश देखने को मिलते हैं। पहला जो है संगम वंश, सालुव वंश, तुलुव वंश और आर्विड वंश। ठीक है, चार देखने को मिलते हैं। संगम वंश के बारे में देख ले तो हरिहर प्रथम जो था मदुरा विजय हेतु कुमार कंपन को भेजता है, और कुमार कंपन जो है मदुरई को जीत लेता है। गंगा देवी जो है कुमार कंपन की पत्नी होती है, वो एक साहित्य की रचना करती है मदुरा विजयम। उसके बाद इसी के समय से बहमनी साम्राज्य से जो है युद्ध स्टार्ट हो जाता है। बुक्का प्रथम के बारे में देखते हैं तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की स्थापना करता है, चीन के सम्राट के पास राजदूत भेजता है। हरिहर द्वितीय के बारे में देख ले तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करता है प्रथम बार। श्रीलंका के राजा से भी कर वसूलता है। बहमनी से गोवा और बेलगाम को छीन लेता है। और उसके बाद देवराय प्रथम से एक इम्पोर्टेंट निकोलस कांटी इसके शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय में जो है अब्दुल रजाक जो फारस का यात्री था वो आया था। तेलुगु कवि श्रीनाथ इसके दरबार में रहते थे। ठीक है,
तो ये था संगम वंश। अब आइए थोड़ा ड्राइंग के बारे में देख लेते हैं कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था, ये कृष्णा नदी मैंने बनाया हुआ है और ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। ये तुंगभद्रा नदी है और ये कृष्णा नदी। तो देखिए, ये प्रेजेंट का जो है तमिलनाडु का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र और गोवा का क्षेत्र, ये जो है विजयनगर साम्राज्य में आता था, ठीक है। और ये कृष्णा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र था, ये मैंने अलग अलग जो है दिखाया हुआ है। ये टोटल जो क्षेत्र है, ये बहमनी साम्राज्य में आते थे। आगे हम लोग बहमनी साम्राज्य में वही प्रांत मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो ये अपना हो गया विजयनगर साम्राज्य और ये हो गया टोटल ये अपना बहमनी साम्राज्य। इन दोनों के बीच जो है राज्य विस्तार के लिए जो है निरंतर परस्पर युद्ध लड़ रहे थे एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे से। क्योंकि देखिए, यहाँ नीचे में प्रशांत महासागर है, यहाँ जो है बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। अब एक किधर भी राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे विजयनगर साम्राज्य। और जो है बहमनी साम्राज्य का देखते हैं तो इधर जो है दिल्ली का क्षेत्र जो था, ये सब उस समय जो है सल्तनत काल का दौर चल रहा था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन काल चल रहा था। तो ये ऊपर भी राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे। अब ये लोग भी मतलब नीचे ही राज्य विस्तार कर सकते थे केवल दक्षिण में, और विजयनगर साम्राज्य केवल उत्तर में राज्य विस्तार कर सकते थे। और दोनों राजनीतिक दृष्टि से देखे तो ये दोनों एक दूसरे को मतलब मानते थे ऐसा खतरा। ये दोनों सोचते थे कि ये हमारे लिए खतरा है, इसलिए आक्रमण बराबर आक्रमण करते रहते थे, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, संगम वंश हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखेंगे सालुव वंश। इस वंश से जो है क्वेश्चन पूछे रह जाते हैं, ठीक है। जिसका शासनकाल जो है 1485 से 1506 तक लगभग बीसी की साल तक रहा था। इसकी स्थापना जो है सालुव नरसिंह ने किया था। तो सालुव वंश की स्थापना सालुव नरसिंह करते हैं, तो ऐसे ही याद रख सकते हैं, दोनों में सालुव लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद से देख लेते हैं तुलुव वंश, जिसका शासनकाल जो है 1506 से 1570 तक माना जाता है, ठीक है। और इसी में जो है हम लोग को पढ़ना है तुलुव वंश के जो प्रमुख शासक थे कृष्णदेव राय। इन्हीं से मतलब इस चैप्टर का जो है तुलुव वंश का केंद्र बिंदु कृष्णदेव राय ही है। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हर पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, कृष्णदेव राय तुलुव वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बाबर के समकालीन था। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था जो कि बाबर जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को जो है पराजित करके मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इनका शासनकाल जो है बाबर के समकालीन था, ठीक है। इसके दरबार में तेलुगु के अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि रहते थे। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि अष्टदिग्गज क्या था। तो अष्टदिग्गज जो है 8 कवियों का समूह था। तो निश्चित रूप से आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके जो है शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे, ठीक है। अष्टदिग्गज रहते थे मतलब साहित्य का बहुत विकास हुआ, इसीलिए इसके शासनकाल का जो है शासनकाल को जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके शासनकाल को साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है। इनके शासनकाल को जो है स्वर्ण युग के साथ साथ क्लासिकल युग भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट निश्चित रूप से याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो इसने गोलकुंडा युद्ध में कुली कुतुब शाह को हराया था। गोलकुंडा जो हैदराबाद में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गोलकुंडा कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है, ठीक है।
इसने गोलकुंडा युद्ध में कुली कुतुब शाह को हराया था। ये भी पूछा गया है कि गोलकुंडा युद्ध में जो है कृष्णदेव राय ने किसे हराया था, तो कुली कुतुब शाह को हराया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी ध्यान में रखना है। नागलपुर शहर की स्थापना की थी, इसने जो है एक शहर नागलपुर की स्थापना की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इनके दरबार में अष्टदिग्गज तो थे ही साथ जो है कृष्णदेव राय भी ने बहुत सारी रचनाएं की, जिनमें से दो प्रमुख है, आइए देख लेते हैं। तो देखिए इनकी रचना है अमुक्तमाल्याद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। ठीक है, इनकी रचना अमुक्तमाल्याद है, तेलुगु भाषा में लिखा गया है। दूसरी इनकी रचना है जाम्बवती कल्याणम। जाम्बवती कल्याणम जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो इनकी रचना अमुक्तमाल्याद और जाम्बवती कल्याणम है। ठीक है, ये अमुक्तमाल्याद के बारे में पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। हजारा और विठल स्वामी मंदिर की स्थापना की, इसलिए जो है हजारा और विठल स्वामी जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी निश्चित रूप से याद रखिएगा कि विठल स्वामी किसको समर्पित है, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और विठल स्वामी मंदिर में जो है 56 स्तंभ थे, जिसके अंदर जो है आवाज होने पर जो है संगीत जैसी ध्वनि सुनाई देती थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं इससे। उसके बाद आइए देख लेते हैं इन्होंने उपाधि कौन कौन सी धारण की थी। तो देखिए इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तीनों उपाधियां जो धारण की थी, जो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है हमें। इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। तो ये तीनों उपाधि जो है हमें ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा, पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा इसी के शासनकाल में आए थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। देखिए बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है बाबरनामा में लिखी थी, उसमें बाबर ने लिखा है कि कृष्णदेव राय जो है सबसे शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसका अंतिम शासक होता है कौन, सदाशिव। लेकिन सेना का नेतृत्व कौन करता है, राम राय। ठीक है, इन दोनों के समय ही एक प्रमुख युद्ध होता है, जिसमें जो है बहमनी साम्राज्य की बरार को छोड़कर जो है चारों मुस्लिम संघ एक संघ बनाकर आक्रमण करते हैं किस पे, विजयनगर साम्राज्य पे। ठीक है, जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर और बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा और अहमदनगर चारों मिलकर जो है बहमनी साम्राज्य पे आक्रमण करते हैं। किसके शासनकाल में, अंतिम शासक सदाशिव का शासनकाल चल रहा था, लेकिन सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, राम राय कर रहा था। ठीक है, तो देखिए उसमें क्या होता है, ये चारों मुस्लिम जो है एक संघ बनाकर आक्रमण करते हैं किस पे, विजयनगर साम्राज्य पे। और चूंकि उस समय जो है विजयनगर की स्थिति जो है थोड़ी खराब हो चुकी थी। ठीक है, और बहुत ज्यादा मात्रा में सैनिक को उतार देते हैं और विजयनगर को पराजित कर देते हैं। राक्षसी तगड़ी, बेनीहट्टी या तालीकोटा का युद्ध, ये तीनों एक ही है। आपको राक्षसी तगड़ी भी पूछा जा सकता है, बेनीहट्टी भी और तालीकोटा का युद्ध भी पूछा जा सकता है, तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये युद्ध जो है 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, जिसमें जो है विजयनगर पूरी तरह से जो है परास्त हो गया था। लगभग इसी युद्ध को जो है विजयनगर का पतन बोला जाता है। इसी युद्ध के कारण जो है विजयनगर का पतन बोला जाता है। लगभग 100 वर्ष आगे तक जो है राज शासन किया, लेकिन जो है
इनका जो साम्राज्य विस्तार जो है काफी धीरे धीरे छोटा होता गया। ठीक है, तो ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, ये डेट पूछा जाता है कि राक्षसी तगड़ी बेनिहट्टी या तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए इसको मुख्य रूप से युद्ध जो है तालिकोटा में हुआ था। बेनहट्टी जो है इसके नजदीक था, इसलिए इसको तालिकोटा के नजदीक था, इसलिए इसको बेनहट्टी का युद्ध भी बोला जाता है। और फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध जो है राक्षसी और तगड़ी दो गांवों के बीच लड़ा गया था, इसलिए इसका नाम राक्षसी तगड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के टकराव के कारण। तो देखिए क्या होता है, अब जो है विजयनगर और बहमनी दोनों जो है बराबर एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इसके कई कारण है, राजनीतिक कारण देखें तो वो अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहते थे, लेकिन बहमनी राज्य जो है किसी भी दिशा में अपना क्षेत्र विस्तार नहीं कर सकता था, क्योंकि एक तरफ जो है दोस्त ये अरब सागर था, एक प्रशांत महासागर, एक बंगाल की खाड़ी। इसे एक ही विकल्प था कि ये केवल उत्तर की ओर जो है साम्राज्य का विस्तार करे। और बहमनी साम्राज्य जो था, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासनकाल इस क्षेत्र में चल रहा था, तो ये भी जो है आगे अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है परस्पर लड़ाइयाँ होती थी। इसके अलावा और कई कारण थे, जैसे तुंगभद्रा का दोआब, तुंगभद्रा हो गया और एक कृष्णा, ये दोनों नदियों का बीच का क्षेत्र जो था, ये दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र था जिसके रायचूर दोआब बोला जाता है, इसके लिए दोनों जो है परस्पर लड़ा करते थे, क्योंकि वहां की भूमि उपजाऊ थी। दूसरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा क्षेत्र था वो भी काफी उपजाऊ था, उसके लिए भी परस्पर लड़ाइयाँ होती थी। ठीक है, उसके बाद आइए एक बार रिकॉल करते थे। देखिए कृष्णदेवराय जो है 1509 में जो है शासक बनते हैं और 1529 तक जो है शासन करते हैं। तुलुक वंश का सबसे प्रतापी शासक होते हैं, बाबर ने के समकालीन होते हैं। बाबर ने जो है इनको आत्मकथा में शक्तिशाली शासक बताया है। इसके दरबार में अष्टदिग्गज 8 कवियों का समूह था। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग बोला जाता है। इसने गोलकुंडा युद्ध में जो है कुली कुतुब शाह को हराया था। इसने आमुक्तमाल्या और जाम्बुती कल्याणम की रचना की थी। हजारा विठल स्वामी मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है उसको बनवाया था। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। बाबर ने आत्मकथा में इनकी चर्चा की है। राक्षसी तगड़ी का युद्ध जो 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था, बहमनी विजयनगर साम्राज्य का लगभग अंत माना जाता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं थोड़ा सामाजिक स्थिति के बारे में। तो समाज जो है 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण को जो है ब्राह्मण सबसे उच्च पद पर थे। ठीक है, और उनको जो है ब्राह्मणों को सबसे प्रमुख पद दिया जाता था, जैसे मंत्री वगैरह का पद जो था, सेना नायक मंत्री वगैरह का पद था, वो ज्यादा दिया जाता था। बाकी जो है क्षत्रियों के बारे में विशेष जानकारी हमें नहीं मिलती है इस काल में। वैश्य और शूद्र जो होते हैं वो उनसे निम्न वर्गीय काम कराए जाते थे। दूसरा, स्त्रियों की स्थिति देख ले तो यह साम्राज्य में काफी अच्छी थी। ठीक है, नूनिज के अनुसार जो है हाँ एक पॉइंट याद रखिएगा, नूनिज जो होता है वो प्रच्युत राय, नूनिज जो होता है प्रच्युत राय जो संगम वंश का शासक होता है, इसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इसने भी नूनिज। तो उसके अनुसार जो है स्त्रियां उस समय जो है ज्योतिष वगैरह का काम करती थी, लड़ाइयों में भाग लेती थी आदि। औरतों की स्थिति मिला मिलाकर बहुत अच्छा था। हालांकि सती प्रथा का प्रचलन उस समय भी था, हमें प्रमाण से पता चलता है। उसके बाद
दास प्रथा भी थी। निकोलस पॉल्टी जो है देवराय प्रथम के समय आया था, उनके अनुसार जो है विजयनगर साम्राज्य में जो है दासों की संख्या काफी अच्छी, बहुत ज्यादा थी, ठीक है। और दासों को जो है दासों का क्रय विक्रय किया जाता था। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।